कोरोना से परेशान उद्योगों और गरीबों के लिए जल्द सरकार नए कदम उठाने वाली है, जिसमें आर्थिक राहत पैकेज भी शामिल होगा। वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट कमेटी प्लानरी की 101वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अब तक भारत दुनिया भर में कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन जाता, लेकिन सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि यहाँ में हैं। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में ह्यूमैनिटेरियन एड और आर्थिक राहत पैकेज मुहैया कराने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बड़े पैमाने पर सलाह मशवरा कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हेल्थ के मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है ताकि इस महामारी से बचाव किया जा सके। Taking no chances and launched massive efforts to assist the health system respond effectively to the outbreak. Important measures included social distancing, travel restrictions, work from and stay at home in public and private sectors, and direct health interventions centered on scaled-up testing, screening and treatment. तो ये एक बयान था उसी बैठक से जो निर्मला सीतारामन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अब लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है कि एक तो देश को कोरोना के खतरे से बचाने की बात है, हेल्थ के लेवल की बात है, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत बड़े लेवल पे सलाह मशवरा इस समय चल रहा है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। जिस राहत पैकेज पर सरकार कर रही है तैयारी, तो उसमें क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ हो सकता है, ये जानने के लिए हम चलेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि राहत पैकेज का ऐलान जल्द होने वाला है। किस तरह के संकेत माने? उन्होंने कहा स्टेक होल्डर से और तमाम लोगों से उसके बारे में बातचीत चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें इंक्लूड किया जा सके। देखिए, वित्त मंत्री के बयान से एक बात साफ है कि बहुत जल्द आपको राहत पैकेज मिलेगा, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की जो बात कही गई है, दरअसल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। उनमें से एक एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो नीति आयोग के सीईओ की अगुवाई में बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी शामिल है, उद्योग मंत्रालय कार्यालय के अधिकारी शामिल है। और उनका मैंडेट ये था कि आप निजी क्षेत्र के लोगों से बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि आखिर क्या करने की जरूरत है मौजूदा हालात में। तो उसके साथ जो कंसल्टेशन हुआ उसमें जो अंतिम नतीजा ये निकला, जो नीति आयोग ने इस बात पर सहमति जताई और नीति आयोग ने सिफारिश भी की प्रधानमंत्री कार्यालय से कि अभी हालात इतने खराब हैं कि आपको पूरे जीडीपी का कम से कम 5% यानी 10 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देना पड़ेगा। आपको वेज सपोर्ट देना पड़ेगा, यानी जिनकी नौकरी जा रही है या चली गई है उनको सैलरी का आधा हिस्सा आप लोन के तौर पर दीजिए, बाकी का हिस्सा सब्सिडी के तौर पर दीजिए। साथ ही साथ एमएसएमई के लिए आपको राहत पैकेज देना पड़ेगा और कॉर्पोरेट के लिए इक्विटी सपोर्ट के तौर पर आपको कदम उठाना पड़ेगा। अब नीति आयोग की इसी सिफारिश को आधार मानते हुए और बाकी मंत्रालयों से सिफारिशें आई है उसके आधार पर एक राहत पैकेज का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसमें जो अलग अलग किस्तों में राहत पैकेज देने की तैयारी फिलहाल चल रही है। और जो पहली किस्त है या फिर कहें दूसरी किस्त, चूंकि एक किस्त तो 1,70,000 रुपए की घोषणा हो चुकी है, दूसरी किस्त कहें तो बहुत जल्द आ सकता है। हम लोग कभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से औपचारिक जानकारी की कि आखिर कब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देती हैं और कब इसका ऐलान किया जाता है। तो मुझे लगता है वित्त मंत्री ने बयान भी औपचारिक तौर पर दे दिया है कि हम राहत पैकेज की घोषणा जल्द करेंगे। तो बस आप इंतजार करिए कब सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान होता है उस राहत पैकेज का। लेकिन ये किस्तों में आएगा और पहली किस्त में शायद आप फिर से देखेंगे एमएसएमई और ऐसे सेक्टर जो छोटे सेक्टर हैं और फिर सामाजिक क्षेत्र के कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जी बिल्कुल। तो कल जब हम आवाज अड्डा भी कर रहे थे लक्ष्मण जी, तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि कोई ऐसी लाइट एट द एंड ऑफ टनल दिखाई दे, ऐसा संकेत मिले कि हाँ कुछ आ रहा है, तो वही एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो अब इससे ये तो साबित हो रहा है कि हाँ सरकार पैकेज लेकर तैयार है। बस ये है कि उसमें सभी लोगों से बातचीत करके जो आखिरी ड्राफ्ट है उसे तैयार करने की कोशिश है। और जो आप कह रहे हैं कि वो ट्रेंचेस में आएगा, टुकड़ों में आएगा और फोकस इस बार जो अगला किस्त आएगी उसमें हो सकता है कि एसएमईज एमएसएमईज जो एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और जो मिड ऑफ द लाइन आते हैं, जिनसे रोजगार भी मिलता है और वहां पर जरूरत भी सबसे ज्यादा है, शायद उन लोगों का नंबर सबसे पहले लगेगा। यहाँ पर इंतजार रहेगा कि अभी कितनी जल्दी अनाउंस होता है। इसके अलावा लक्ष्मण जी, 20 अप्रैल के अब नजदीक आ चली है, तो तब से हमें देखा है कि अब
जो लॉकडाउन है उसके खुलने की तैयारी होगी। ग्रीन जोन आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है इस समय, तो उसके लिए भी गाइडलाइन तो जारी हो ही गई हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई अपडेट हो कि हम कहां तक, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन शेष है उसके लिए, कहां तक पहुंचे हैं आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे, और जब चीजें खुलेंगी तो वो फिर कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए। देखिए, दरअसल सरकार आर्थिक चुनौतियों के दबाव में देखते हुए लॉकडाउन को काफी हद तक खोलने का फैसला ले तो लिया है। 20 अप्रैल से लॉकडाउन का आंशिक तौर पर खुलेगा, ऐसी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन सरकार को भी इस बात का एहसास है कि अगर इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन में जो हम आंशिक तौर पर ढील दिए हैं वो हो सकता है काफी ज्यादा महंगा पड़े। इसी वजह से अब सरकार की तैयारी, या फिर कहेंगे सबसे ज्यादा मुस्तैदी इस बात पर है कि 20 अप्रैल से हम लॉकडाउन तो खोल रहे हैं कुछ हद तक, इससे करीब 40% इंडस्ट्री में कामकाज शुरू भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते हुए भी हम कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त सावधानी कैसे बरतें, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन अब चुनौती है वो गाइडलाइन का सख्ती से पालन कैसे किया जाए। इसको लेकर जो सूत्र बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अगुवाई में अलग अलग 7 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और यही रणनीति बनाई गई थी, जिसमें छोटे मझौले मंत्रालय के सचिव थे, जिसमें हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव थे। इन सब के साथ जो बैठक हुई तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जारी की है कि इंडस्ट्री में कामकाज करते वक्त आप कैसे सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बरतें, हाइजीनिक माहौल कैसे बनाएं, इसको पर्याप्त तौर पे आपको निगरानी करनी पड़ेगी। हर जगह अथॉरिटी इसकी निगरानी करेगी। एक जो बड़ी चुनौती इस बैठक में निकल कर आई, जो सरकार सुनिश्चित करेगी, वो ये कि इन फैक्ट्री में जो कामकाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन कामकाज वाकई शुरू हो पाएगा क्या, क्योंकि जितने भी कामगार हैं, मजदूर हैं, काफी हद तक बाहर जा चुके हैं, तो उनको कैसे वापस लाया जाए। वापस आ जाए तो फिर फैक्ट्री में काम करना है तो निजी गाड़ियां मुहैया कराई जाए, उनके रहने के इंतजाम किया जाए, इसको भी काफी सख्ती से एनफोर्स किया जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने, ताकि कोरोना का इससे कोई बहुत ज्यादा फैलने की आशंका ना हो, यह सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर है 20 अप्रैल के बाद से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण ने दोनों ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो राहत पैकेज का ऐलान जल्द से जल्द किसी भी वक्त हो सकता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अब एक तरह से देखा जाए कंफर्मेशन ही आ गया है। वित्त मंत्री ने IMF के समक्ष ये बात रखी कि काम उस पर जोर शोर से जारी है, बस आखिरी डिस्कशन के दौर में है, और साथ में ये कि 20 अप्रैल के लिए क्या तैयारियां इस वक्त सरकार की हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों ही जानकारियों के लिए। लेकिन एक बड़ा ऐलान कल आया, और वो ये कि कोरोना संकट के बीच RBI ने बिग बोल्ड बूस्टर डोज दे दिया। RBI ने दरों में कटौती का सरप्राइज गिफ्ट दिया। RBI ने रिवर्स रेपो को 25 बेसिस पॉइंट घटाया और अब ये 3.75% है। इसके साथ ही NBFCs MFIs को भी RBI ने राहत दे दी है। RBI के एक्शन को और समझते हैं हमारे साथ ही हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, बैंकों को तो RBI ने एक बड़ा बूस्टर डोज दे दिया है, अब इसके फायदे किस तरीके से नजर आएंगे, क्या होगा यहां से आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई है कि रेट कट हुआ है। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना कि रेपो रेट में भी आगे कटौती हो तो अच्छा होगा, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशनल रेट कौन सा है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे बैंक RBI से पैसा लेते हैं। आज क्या कोई बैंक RBI से पैसा लेने जा रहा है? नहीं जा रहा। बैंक RBI को पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, और वो रेट है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। तो इफेक्टिवली आज RBI ने मुश्किल से 3 हफ्तों के भीतर दोबारा रेट कट किया है, यह आपको समझना चाहिए। और यह क्यों किया है? क्योंकि RBI एक तरफ इतनी सारी नकदी सिस्टम में डाल रहा है, और बैंक बजाय इसके कि उसको लोन दें, कुछ नहीं तो उसको कम से कम CP में, कमर्शियल पेपर के तौर पे शॉर्ट टर्म में दें, कॉल मनी मार्केट में दें, उसकी जगह वो ले जाकर RBI को दे देते हैं। तो RBI ने यह संकेत दिया है कि भाई ये कैश जो है ये आपको लोन देना है। ये बहुत अच्छी बात हुई। तो ये बैंकों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया। दूसरी बात, बैंक अगर सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं तो अब RBI उनसे गाइडेड तरीके से काम करवा रही है। RBI ने कहा NBFCs को मदद की जरूरत है, हमने आपको 1 लाख करोड़ TLTRO में दिए, आपने उसका बड़ा हिस्सा PSU कंपनियों को दे दिया। ये RBI गवर्नर के शब्द हैं। इसके लिए गवर्नर साहब ने इस बार कहा 50,000 करोड़ और लीजिए, रेपो रेट पे 4.4% पे, लेकिन लेने के 1 महीने के अंदर ये पैसे आप NBFCs को देंगे, उनके बॉन्ड्स में पैसे लगा करके उनके हाथ में पहुंचाएंगे गाइडेड तरीके से। दूसरा उन्होंने क्या कहा, और 50,000 करोड़ देना है, लेकिन इस बार बैंक को नहीं देंगे, क्योंकि बैंक्स उस तरीके से शायद पैसे नहीं पहुंचा सकते ऐसे सेगमेंट पे जिनको जरूरत है। तो वहां कौन पैसे ले जा सकता है? वहां पैसे ले जा सकता है SIDBI, जो कि छोटे कारोबारियों को
छोटी छोटी एनबीएफसीज को, जो छोटे कारोबारियों की मदद करता है, उनकी फंडिंग करेगा। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो छोटे छोटे जगहों पे जाके छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, एनबीएफसीज को पैसे दे सकता है, वहां पर पैसे ले जा सकता है। नाबार्ड, जो गांव गांव में रीजनल रूरल बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को पैसे पहुंचाएगा। तो 50,000 करोड़ बैंक को नहीं दिए, उनको दे दिए। तो ये हम कहेंगे कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आरबीआई ने काम किया और लगातार नया नया रास्ता शक्तिकांता दास साहब ढूंढते जा रहे हैं, जिसके चलते आपने ये आज पूरा का पूरा उत्साह देखा है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसको लेकर ये डर था कि डिफॉल्ट होंगे, छोटी एनबीएफसीज के पास पैसे नहीं है, वो शायद इस महीने के आखिर तक डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे। उसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। और सबसे अच्छी बात जो दास साहब ने कही कि ये अंतिम घोषणा नहीं है, आगे और बहुत कुछ करते रहेंगे। सिर्फ एक बात मैं यहां पर ऐड करूंगा, बैंक्स के लिए शायद खबरें बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जो पैसे उनको मिले हैं वो उनके हाथ बांध दिए गए हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। उनको डिविडेंड देने के लिए मना कर दिया गया है। कोई इंटरिम डिविडेंड अगर घोषित हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी अब रुक जाएगा। और सितंबर क्वार्टर के आंकड़े देखने के बाद 6 महीने बाद आरबीआई इसको रिव्यू करेगा। दूसरी बात, एनपीएस पे मॉरेटोरियम है, फ्रीज है, आपको नए एनपीए डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे इस लॉकडाउन के दौरान, यानी 1 मार्च से लेकर के अब तक जो एनपीएस हो रहे होंगे उनको डिक्लेयर नहीं करना है, लेकिन प्रोविजनिंग करनी है 10% की एक्स्ट्रा। तो ये भी बात थोड़ी सी बैंक्स पे प्रेशर डालने वाली है, लेकिन बाजार ने जो बाद में समझा कि ओवरऑल सिस्टम के लिए जो अच्छी खबर है वो इवेंचुअली बैंक्स के लिए भी अच्छी खबर है। ये शॉर्ट टर्म की कॉस्ट शायद इतना मायने नहीं रखती और इसी वजह से आपने रिकवरी देखी। बढ़िया, तो कल बाजार रिकवर हुआ था, वही प्रदीप हमें बता रहे थे। और क्या इम्पैक्ट होगा इसका, क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे समझा जाए रिजर्व बैंक के इस एक्शन को, वो भी प्रदीप ने बहुत बखूबी बताया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं रेपो रेट में कट होता तो शायद डायरेक्ट देखने को मिलता, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कट होने पर भी आरबीआई का संकेत यही है कि बैंकों से वो कह रहे हैं कि जाइए और दूसरों को ये पैसा बांटिए। बहरहाल, भारत में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अब 14,000 के पार चली गई है, लेकिन संक्रमण की स्पीड काफ़ी धीमी पड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले जहां कोरोना के मामले 3 दिन में दोगुने हो जा रहे थे, वहीं अब लॉकडाउन के बाद दोगुने होने में इन्हें 6 दिन से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। कोरोना के हालात की समीक्षा पर आज राजनाथ सिंह की अगुवाई में जीओएम की एक बैठक भी हुई है। इसमें 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ नरमी और दूसरे उपायों पर चर्चा की गई है। वहीं इस बीच 24 घंटे में 991 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, साथ ही 43 मरीजों की मौत भी हुई है। 194 मरीजों की मौत के साथ महाराष्ट्र का हाल अभी भी सबसे ज़्यादा खराब है। मुंबई में आईएनएस आंग्रे के 20 नाविक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धारावी में मरीजों की संख्या 100 तक पहुंचने के बाद चिंताएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। सभी डिटेल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा और विवेक गुप्ता। तो असीम, 2 चीज़ें हैं, देखिए कुछ जगहों पर कुछ राज्यों में चिंताएं अभी भी बरकरार है, लेकिन एक पॉजिटिव खबर इसमें पकड़ें तो जो रेट ऑफ ग्रोथ था कोरोना का वो थोड़ा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो पहले 3 दिन में मामले डबल हो रहे थे, अब उनको 6 दिन का वक्त लग रहा है। तो क्या इसमें हम उम्मीद की किरण देख सकते हैं? जी सही कहा आपने, जब से लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद से जो मामले आ रहे थे उसमें काफी गिरावट जो है वो आई है। पहले मामले जो है 3 दिन में डबल हो जा रहे थे और अब जो है करीबन 6 से 6.5 दिन का वक्त जो है वो लग रहा है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो पिछले 24 घंटे के अंदर 991 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। अब तक जो पूरे कुल मरीज है कोरोना के जो है उनकी संख्या जो है 14,000 के पास जो है वो पहुंच रही है। हालांकि रिकवरी भी काफी जो है वो देखने को मिल रही है। करीबन 1191 मरीज जो है वो ठीक भी हो चुके हैं। करीबन 480 डेथ जो है अभी तक हो चुकी है और जो अभी एक्टिव मामले हैं कुल वो 11,906 के करीब है। अगर मैं बाकी मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी काफी ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। वहां पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2,000 से ज्यादा मामले जो है हमें देखने को मिले हैं। दिल्ली के अंदर मामलों की संख्या जो है 1700 जो है वो पहुंच गई है। गुजरात में भी मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में 176 कोरोना के नए मरीज हैं और 7 मौतें जो है वहां पर हुई है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी 31 है। नागपुर में भी थोड़ा सा कोरोना के पॉजिटिव जो है लोग देखने को मिले, 4 पॉजिटिव वहां से जो है वो भी मिले। तो इस बीच तो एक तबलीगी जमात में काफी सारे रोहिंग्या जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट जो वो किया था। तो राज्यों ने सभी को जो केंद्र है उसने सभी राज्यों को जो रोहिंग्या मुसलमान है उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए जो निर्देश जो है वो दिए। तो ये सब सारी एक्टिविटी जो चालू है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से
मामलों की संख्या जो है वो आने में काफी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। ताकि जिस तरह से थोड़ा और 2-4 दिन हम वेट करेंगे और देखेंगे किस तरह से मामले जो सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक स्थिति जो है कंट्रोल में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो लेकिन जो जहां चिंता की लकीरें थोड़ी हैं वहां पर चलते हैं। अब हम विवेक गुप्ता के पास चलेंगे मुंबई। तो विवेक का वैसे तो बड़ी राहत की खबर है कि ओवरऑल जो मामले हैं देश भर का एवरेज जो निकाला जाए तो वहां पर थोड़ी राहत आई है, डबल होने की स्पीड कम हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई से चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए महाराष्ट्र के जो चिंता बरकरार है, महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है वो 3,380 पहुंच गया है, जिनमें से मुंबई में 2200 से ज़्यादा मामले हैं। और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाके हैं जो हॉटस्पॉट मुंबई के वर्ली और धारावी में 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके से कोरोना वायरस पूरी जगह हर जगह अपनी चपेट में जा रहा है। कल ही हमने बताया था कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस के 25 से ज़्यादा अफसर कोरोना की चपेट में है। और आज एक बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना से जो मुंबई में INS आंग्रे है, एक बड़ा नेवी का शो एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 21 जो नेवी सेलर है वो कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो सेलर कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं वो किसी भी शिप या सबमरीन में तैनात नहीं थे। हालांकि वहाँ के जो नेवी का अस्पताल है INS अश्विनी, वहाँ पर सब लोग को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहाँ पर सभी का इलाज चल रहा है और पूरे जो एरिया उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहाँ से जितने डॉक्टर्स हैं नेवी के वो वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि इस समय मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, मुंबई पुलिस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आप देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस की जो तैयारी है, बाकायदा मास्क और हैंडल्स लगा के ये लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस के मामले हैं वो भी पूरे महाराष्ट्र में बढ़े हैं। 25 से ज़्यादा पुलिस के मामलों में आया कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं। इन सब में से राहत भरी बात ये है कि अब जो बॉलीवुड और फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने अपनी वैनिटी वैन जो है वो मुंबई पुलिस को दे दी है। और जितनी भी वैनिटी वैन है अब पुलिस उसे उपयोग करेगी। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जितनी वैनिटी वैन है उस पर सब पे लिखा हुआ है कि ऑन पुलिस ड्यूटी। ये वैनिटी वैन इसलिए हाईवे पे लगाई गई हैं कि अगर कोई भी फीमेल ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल थक जाता है या फिर कि उसे फ्रेश होने की ज़रूरत होती है तो वो इस वैनिटी वैन में आसानी से जा सकता है, आराम कर सकता है, फ्रेश कर सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मुंबई का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 डिग्री के ऊपर जा चुका है। तो इस तरीके की जो वैनिटी वैन है हम आपको अंदर आकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से वैनिटी वैन देखिए ये साफ सुथरा है, AC लगे हुए हैं, बाकायदा इसमें फ्रेश रूम है, आराम यहाँ पे कर सकते हैं AC में। अगर किसी को ज़्यादा आराम करना है तो वो यहाँ पे सो भी सकते हैं। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं मुंबई पुलिस की मदद करने के लिए। बताया जा रहा है कि ये जो वैनिटी वैन है वो मुंबई के कई इलाकों में स्टेशन की गई है ताकि मुंबई पुलिस को मदद मिल सके। क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस दिन रात इसी तरीके से कड़ी धूप में वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नाकेबंदी पे मौजूद हैं और लॉकडाउन में कड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, लंबे समय तक की ड्यूटी कर रहे हैं। एक राहत भरी बात यह है कि फिल्म फ्रेटर्निटी के जितनी वैनिटी वैन है उन्होंने इन सबको दे दी है। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक चिंता का जन्य है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसमें किसी से रोका जा सके। इसलिए अब ICMR से भी परमिशन ली जा रही है कि रैपिड टेस्टिंग, पूल टेस्टिंग और प्लाज्मा टेस्टिंग की परमिशन मिले ताकि जो टेस्टिंग का जो सिलसिला है वो महाराष्ट्र सरकार तेजी से कर सके। जी बिल्कुल, तो कंसर्न है वाकई और इससे निपटने के लिए अब कुछ थोड़े और ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे कड़े हों, चाहे ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़े। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आपने दिखाई ये भी तस्वीरें एक अच्छी उम्मीद जगाती है कि फिल्म फ्रेटर्निटी सामने निकल कर आई है। क्योंकि पुलिस वाकई में मुश्किल में है, बहुत लंबे लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई पुलिस वाले भी अब संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में फिल्म फ्रेटर्निटी आगे आती है और अपनी वैनिटी वैन्स दे रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उन्हें स्टेशन कर रही हैं जगह जगह पर। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहाँ से हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहाँ पर मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। तो मनोज, हम जब आपसे कल बात कर रहे थे तब भी हमने चिंता जाहिर की थी और आपने हमें कहा था कि इंदौर में भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जब पूरे शहर के 28 लाख की जो पॉपुलेशन है उसका टेस्ट लगाने का अब सोचा जा रहा है। तो क्या अपडेट है इंदौर से भी और पूरे MP से? 28 लाख की पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग की शुरुआत लगातार हो चुकी है और अभी तक करीब
7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है विपिन। लेकिन एक अच्छी खबर है आज कम से कम कि इंदौर से 34 मरीज घर ठीक होकर वापस लौटे हैं। अब सरकार, उस समय जो कलेक्टर से बात हुई, मनीष सिंह इंदौर के कलेक्टर हैं, उनका कहना है कि ज्यादा टेस्टिंग या ज्यादा स्क्रीनिंग ये हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो और ज्यादा से अगर केस जो सामने आते हैं तो हम उनको क्वारंटाइन करें, उनको आइसोलेट करें, ताकि संक्रमण आगे ना फैले। कोरोना में बीमारी होने का खतरा, बीमारी होने के बाद उतना खतरा नहीं है जितना संक्रमण का खतरा है, क्योंकि सर जो ज्यादातर जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो जाहिर तौर पर कोरोना की कम है, लेकिन संक्रमण ज्यादा होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जा रही है। और अभी फिर भोपाल में जो मध्य प्रदेश से 1300 कल भेजे गए थे सैंपल दिल्ली, और इसी तरह 1300 सैंपल आज भेजे जाएंगे, यानी 2600 नए सैंपल पहुंच गए हैं। और आज शाम तक जब जो कल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि आंकड़ा फिर एक बार बढ़े। लेकिन अभी आज सुबह तक के आधार पर अगर हम कहें जो आंकड़े हमारे सामने हैं तो अच्छी खबर है। भोपाल में करीब 11 नए पॉजिटिव केस मिले थे। इंदौर में एक दिन पहले जहां 150 केस आ रहे थे विपिन, अभी सिर्फ 50 केस सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर जो रेड जोन से अभी मध्य प्रदेश के लिए बीते जो 12 घंटे की अगर हम कहेंगे तो अभी तो अच्छी खबर है। लेकिन इंतजार है 2600 नए सैंपल जो दिल्ली भेजे गए उनका कि क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा राहत की खबर भी है तो अच्छी बात है। ये बहुत शुक्रिया मनोज जी अपडेट हमें देने के लिए। और फटाफट अब एक अपडेट हम ले लेते हैं गुजरात से, जहां से हमारे संवाददाता मनीष देसाई हमारे साथ है। जी मनीष, गुजरात से कुछ राहत भरी बात? देखिए, यहाँ राहत होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1272 केसेस आज सुबह 10:30 बजे तक सामने आए हैं। इसमें 48 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं ऐसे लोगों की संख्या है 88, और 16,925 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। मतलब आप देखिए कि दिन ब दिन जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खास चिंता की बात है अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में, क्योंकि अहमदाबाद की बात करें 765 केस जो है अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 156 केस सूरत से पाए गए हैं और वडोदरा से जो है 152 केस। मतलब आप समझिए कि इन 3 शहरों के मिला के ही करीब 1100-1200 के आसपास का आंकड़ा हो रहा है। तो बाकी जो है 1272 में बाकी जो आंकड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप कह सकते हैं कि जो टेस्ट की किट है, प्रॉम्प्ट टेस्टिंग के लिए किट है, 24,000 किट यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इसके कारण जो है लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है। पिछले 3 घंटे में 2800 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। चलिए, ये तो कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत राहत की भी खबर है। नए टेस्टिंग किट्स आ गए हैं वहां पर, रैपिड टेस्टिंग किट्स, लेकिन नंबर लगातार बढ़ रहा है तो अब गुजरात भी थोड़ी चिंता में डाल रहा है। बहरहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हम फटाफट यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें। अगर आपके बच्चे दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कोई भी स्कूल बिना इजाजत फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, और क्या डिटेल है? क्या सिर्फ फीस ना बढ़ाने की बात है, कुछ और भी राहत है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अलावा बाकी जितने भी एनसीआर है वहां पर पहले ही फीस को लेकर राहत हो चुकी थी। हरियाणा और यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया था कि लॉकडाउन खत्म होने तक कोई भी स्कूल फीस नहीं मांग सकता। लेकिन अब आखिर में दिल्ली सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि यहां पर कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकते, और साथ ही जो सिर्फ ट्यूशन फीस ही मांग सकते हैं, और वो भी ट्यूशन फीस एक साथ देने की जरूरत नहीं, यानी कि 3 महीने की अगर कोई ट्यूशन फीस है तो उसको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस या चार्ज देने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी स्कूल इस निर्देश की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया था। तो कुल मिलाकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी राहत मिल गई है। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी प्राइवेट स्कूल अगर ऑनलाइन अगर कोई क्लासेस दे रहे हैं, अगर उनके पास फीस नहीं आ रही तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस रोक देंगे। तो ये तमाम राहत दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, और इस कहा गया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेना है, इसके अलावा कोई भी फीस या चार्ज दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बच्चों से नहीं मांग सकते। अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए, राहत भरी बात है जहां तक बच्चों की और उनकी पढ़ाई की बात है। और इस वक्त में दिल्ली सरकार की तरफ से, और जैसा आपने बताया कि एनसीआर में ये चीज पहले ही हो चुकी थी। बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। और
वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते कुछ शानदार तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर भारतीय तिरंगे का एक प्रोजेक्शन देखने को मिला। जी हां, कोरोना महामारी के बीच आशा का संचार करने के लिए स्विस लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर ने करीब 15,000 फीट ऊंचे पर्वत पर देशों के झंडे प्रोजेक्ट किए हैं।